नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों, कई बार हम जिंदगी में कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू करते वक्त हमारी हालत भी कुछ और होती है, काम की हालत भी कुछ और होती है। पर जब तक वो काम पूरा होता है तब तक सबका नजरिया काम के प्रति भी बदल जाता है और हमारे प्रति भी बदल जाता है। कई बार ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होता है। आज आपके साथ ऐसी ही एक फिल्म का किस्सा शेयर करूंगा। दोस्तों, एक दौर था जब भारत में फिल्म की शूटिंग करने के लिए जो 35 फिल्म के रोल्स थे, जिसको रा स्टॉक्स बोला जाता है, वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, अब्रॉड से मंगवाने पड़ते थे। तो 1952 में एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी, एप्लीकेशन लिखी कि हमें बाहर से रा स्टॉक मंगवाने हैं। पर जब फिल्म का टाइटल देखा गया तो उस पे एक ऑब्जेक्शन आई और फिल्म को एक एफिडेविट देना पड़ा फिल्म मेकर्स को कि जो आपको शक है वैसा कुछ नहीं है। और फिर जब वो फिल्म बनी तब तक फिल्म की हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी थी और तब तक फिल्म में एक बात सामने आ चुकी थी कि इसमें भारतीयता की कितनी बात की गई है कि तब इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई उस दौर के भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के सामने। दोस्तों, दरअसल कारण यह था कि कैथरीन मायो ने एक 1927 में किताब लिखी थी और उस किताब का टाइटल था मदर इंडिया। तो उस वक्त एक अंग्रेज की लिखी हुई किताब में भारतीयों के लिए कुछ अच्छा लिखा जाना उसकी आप आशा नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए जब महबूब खान ने 1952 में ये अर्जी दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तब ऑब्जेक्शन लगी थी कि कहीं आपकी फिल्म का उससे कुछ लेना देना तो नहीं है। फिर महबूब खान ने क्लियर किया कि मेरी खुद की ही फिल्म जो 1940 में मैंने बनाई थी औरत, ये उसका रीमेक है। तो फिर उन्हें रा स्टॉक बाहर से मिली। दोस्तों, मदर इंडिया उन आइकॉनिक फिल्मों में शामिल है जब वर्ल्ड सिनेमा के एक रिनाउंड लिस्ट बनी, तो वो लिस्ट बनी कि 1001 फिल्में जो आपको मरने से पहले देख लेनी चाहिए, तो उसमें सिर्फ 3 भारतीय फिल्मों के नाम आए। उनमें से एक है मदर इंडिया। मदर इंडिया पहली हिंदी फिल्म थी जो अकेडमी अवार्ड, जिसको आम भाषा में ऑस्कर बोला जाता है, उसके लिए गई थी और सिर्फ एक वोट से बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेते लेते रह गई थी। दोस्तों, महबूब खान इस सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल दिल से जुड़े हुए थे। जब उन्होंने 1940 में औरत बनाई तो औरत में राधा का किरदार निभाने वाली सरदार अख्तर के वो इतना करीब आ गए कि बाद में सरदार अख्तर के साथ उन्होंने शादी की। इसी तरह जब 1957 में उन्होंने बनाई मदर इंडिया, तो उसमें बिरजू का किरदार निभाने वाले साजिद खान को वो मुंबई के बस्तियों से उठा के लाए थे। उस दौर में उस लड़के को 750 रुपए का मेहनताना दिया गया, जिसके उससे घर की गरीबी दूर हुई और बाद में उसकी लगन, उसकी मेहनत को देखते हुए महबूब खान ने उसको अडॉप्ट कर लिया। हालांकि महबूब खान ने मदर इंडिया के बाद साजिद खान को मेन लीड पर लेकर बिरजू की जवानी की बात करते हुए सन ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश भी की थी। खैर, मदर इंडिया के साथ और बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं, जिनमें एक किस्सा यह भी है कि सबसे पहले बिरजू के किरदार के लिए दिलीप कुमार साहब को कंसीडर किया जाना था, पर दिलीप साहब और नरगिस, क्योंकि फिर फिल्म में बन जाते मां बेटा, और नरगिस और दिलीप साहब इससे पहले कुछ फिल्मों में एज अ कपल नजर आ चुके थे और लोगों ने उनकी जोड़ी को पसंद किया था। तो बाद में ये बात घूमती घूमती पहुंच गई और सुई जाके अटकी सुनील दत्त पे, जिन्होंने एक बड़ा यादगार किरदार निभाया। दोस्तों, शायद डेस्टिनी डिसाइड्स वाली चीज इधर भी थी, क्योंकि ना सुनील दत्त इस फिल्म में आते, ना फिल्म में वो सीन फिल्माए जाने के वक्त जहां बिरजू जो है वो छुप जाता है और भूसे के ढेरों को आग लग जाती है, उस वक्त ओरिजिनल आग लगती, ना नरगिस आग में घिरती, ना सुनील दत्त उनको बचाते और ना दोनों करीब आते, ना दोनों की शादी होती। ये डेस्टिनी डिसाइड्स वाला किस्सा जुड़ा हुआ है मदर इंडिया के साथ। पर दोस्तों, मदर इंडिया की मेकिंग में भी डेस्टिनी ने बड़ा एक रोल प्ले किया था। मदर इंडिया की फिल्मिंग, यानी कि
इसका फिल्मांकन तब शुरू हो गया था जब तक अभी इसकी स्क्रिप्ट तक भी फाइनल नहीं थी। दोस्तों, इस फिल्म के डीओपी थे फैरुद्दीन ईरानी, और जब उन्होंने देखा कि 1955 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है, तो अभी तक फिल्म की कोई स्क्रिप्ट फाइनल नहीं थी, बट वो फिल्म के बाढ़ वाले सीनों का बिल्कुल एक असली पक्ष देखने के लिए अपना कैमरा उठा के चले गए थे यूपी। हालांकि जब बाद में फिल्म की शूटिंग हुई, तब प्रॉपर एक किसान अपनी 500 एकड़ जमीन में बाढ़ लाने के लिए तैयार हो गया था, और उसके तब एक प्रॉपर बाढ़ के साथ जो मेन कास्ट के सीन थे वो दोबारा भी शूट किए गए। दोस्तों, यह फिल्म उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में थी। 35 लाख के एक बजट पे इसको बनाने का निशाना रखा गया था, पर जब तक फिल्म पूरी होती तब तक फिल्म का बजट 60 लाख हो चुका था। पर अभी तक भी अगर इन्फ्लेशन का हिसाब लगाए तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा में आती है। दोस्तों, इस फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो इस फिल्म का संगीत भी बड़ा खास था। नौशाद साहिब ने इस फिल्म में पहली बार वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को हिंदुस्तानी फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा इस फिल्म में यूज हुआ, जिसमें एक साथ 20-20 वायलिन बजे, और उन वायलिन से बने वो यादगार गाने जो आज तक सुने जाते हैं। इस फिल्म के साउंड ट्रैक को भी 100 बेस्ट साउंड ट्रैक्स ऑफ इंडियन सिनेमा में लिस्ट में जगह मिली हुई है। दोस्तों, एक चीज और कि इस फिल्म ने, अगर हम पोस्टर की बात करें इस फिल्म के, या इस फिल्म के कुछ गानों में लंबी कतारें जो किसानों की, तो वो चीज उस वक्त सोवियत में चल रही समाजवाद की लहर से बहुत प्रेरित थी। खैर, आज इस फिल्म की रिलीज डेट है, तो आप जरूर बताइएगा कि मदर इंडिया आपको कैसी लगती है, आपकी कैसी यादें जुड़ी हुई हैं इस फिल्म के साथ, आपने पहली बार ये फिल्म कैसे देखी थी। कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा, और साथ में बताइएगा कि इसमें कौन सा किरदार आपको आपके दिल के सबसे करीब लगता है। दोस्तों, अब बारी है उस दोस्त को हैप्पी बर्थडे विश करने की जो अपना बर्थडे शेयर करता है मदर इंडिया फिल्म की रिलीज डेट के साथ। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र जो पंजाबी सिनेमा में बतौर डायरेक्टर काफ़ी एक्टिव हैं, डंगर डॉक्टर जैली, एमे रौला पै गया जैसी फिल्में दे चुके हैं पंजाबी सिनेमा को, अथर्व बलूजा, आज उनका जन्मदिन है। तो आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से अथर्व बलूजा को हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं, और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।